हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HD स्टडी सेंटर में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स फर्स्ट पेपर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले आप एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। यहां पे मान लीजिए आप एक वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं, ठीक, और इस पे आप माइनस क्यू आवेश ले लीजिए। इस बिंदु पे आप प्लस क्यू आवेश ले लीजिए और इनके मध्य की जो अल्प दूरी है वो कितना लीजिए, 2l। और मान लीजिए इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु कितना है, O है। तो इसका मतलब अगर यह वैद्युत द्विध्रुव आपने ए बी लिया है तो AO कितना होगा, L होगा, और OB कितना होगा, L होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष में एक बिंदु P लीजिए। यहाँ पे एक बिंदु P लीजिए। इसी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण भी इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और प्लस क्यू आवेश के कारण भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस P को A से और इस P को आप B से मिला दीजिए, ठीक। अब देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लेते हैं कि वह E1 उत्पन्न हो रहा है। तो यह किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है ये आपको पता करना है। तो दिशा पता करने के लिए जिस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी उस पर एक परीक्षण आवेश रख दिया जाता है जो कि अल्प धन आवेश होता है। तो यहाँ पे आप परीक्षण आवेश रख दीजिए। तब जब आप यहाँ पे 1 कूलाम या मान लीजिए आपने धन परीक्षण आवेश रखा है तो धन परीक्षण आवेश रखा, यहाँ माइनस आवेश है। तो ये दोनों एक दूसरे को कूलाम के नियम के अनुसार आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक। तो आकर्षण बल लगेगा, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, E1, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान हम कितना ले रहे हैं, E1 ले रहे हैं। यहां आप लिख दीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना ले रहे हैं, E1 ले रहे हैं, ठीक। अभी इसका मान हम लोग लिखेंगे। अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें पता करनी है। उसको अगर हम E2 मानते हैं तो E2 की दिशा क्या होगी, बिंदु P पे आप धन परीक्षण आवेश रखेंगे, यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो E2 की दिशा ये हो जाएगी, ये आपका E2 की दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E2। अब देखिए कि E1 और E2 का मान आप कैसे लिखेंगे। किसी भी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई R स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ पे ये K जो है वो बराबर द्रुतांक होता है, R क्या होता है, बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी होती है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, और Q क्या होता है, ये बिंदु आवेश का मान होता है। तो यहाँ पर E1 का मान जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण है तो Q अपॉन इनके बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए, और यह डिस्टेंस R है, इतना डिस्टेंस L है। तो पाइथागोरस प्रमेय से P और A के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, ठीक है।
तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, जब अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो करनी क्या होगी, हट जाएगी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान। तो आप क्या लिखेंगे, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन, वही डिस्टेंस यहां भी होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसका भी आप जब स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि आर स्क्वायर है, बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दूरी का वर्ग है। तो जब अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, करनी हट जाएगी। तो यहाँ भी कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद हम बताते हैं। अब देखिए, आपको E1 और E2 का जो मान मिला है वो क्या मिला है, दोनों मान इक्वल मिला है, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस E1 और E2, चूंकि अगर वैद्युत क्षेत्र अदिश राशि होता तो इसको बीजगणितीय विधि से हम जोड़ सकते थे, लेकिन वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, सदिश राशि होती है, और वैद्युत बल की दिशा इसकी दिशा होती है। तो वैद्युत क्षेत्र जब सदिश राशि होता है तो इसको जोड़ने के लिए हम सदिश विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो E1 और E2 है इनके दो घटकों में इसको वियोजित करेंगे, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक आपका यह E1 हो गया, ये आपका E1 हो गया, और यह आपका E2 है, ये E है और ये थीटा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब इसको आप लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे तो E2 के जो क्षैतिज घटक होगा वो तो E2 cos थीटा होगा, लंबवत घटक कितना होगा, E2 sin थीटा, और E1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, E1 cos थीटा होगा, और इसका लंबवत घटक कितना होगा, E1 sin थीटा होगा। यहाँ पे E2 का जो लंबवत घटक है यानी E2 sin थीटा, ठीक, और E1 का जो लंबवत घटक है यानी E1 sin थीटा, ये दोनों परस्पर बराबर और विपरीत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि E1 और E2 ऑलरेडी मान बराबर है पहले से। तो जब बराबर और विपरीत हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे। ठीक, लेकिन E2 का जो क्षैतिज घटक होगा और E1 का जो क्षैतिज घटक होगा दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब E1 और E2 का मान आप रखिए। E1 का मान है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा लिख दीजिए। ठीक है, फिर E2 का मान रखिए 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा है वो लिख दीजिए। ठीक, अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे दोनों एक ही चीज है, तो जब इसको आप लिखेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, cos थीटा का मान अगर हम इस चित्र से निकाल ले तो यहाँ पे रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले cos थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आगे हम बताते हैं आपको। आइए अब हम चित्र की सहायता से cos थीटा का मान निकालते हैं। देखिएगा cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर। तो आधार कितना हो गया, यल हो गया, कर का मान कितना हो गया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक,
तो इसका मतलब cos थीटा का यह वाला वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग रख रहे हैं E बराबर 1/4 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 2 cos थीटा का मान रख रहा हूं यल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए E बराबर 1/4 के इंटू क्यू इंटू 2l अपान, देखिए ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 1 है और करनी में अगर लिखा है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर तो इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1/2 है। तो जब 1/2 में 1 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि आधार समान हो रहा है, तो जब आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़े जाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 3/2। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो यल है वो लेस देन है कितना, आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो जो यल है वो क्या है, आर की तुलना में छोटा है। ठीक, तो यल स्क्वायर क्या होगा, वो और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर की तुलना में, तो इसका मतलब आप यल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जब यहाँ पे आप यल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो 1/4 के इंटू क्यू इंटू 2l की जगह क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर छोड़ रहा हूं तो आर स्क्वायर बचा है इंटू 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब आर क्यूब बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर क्यूब, यानी E बराबर 1/4 के इंटू P/r3 इतना न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 1/4 के इंटू P/r3 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।